हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी जो हमारा भारतीय इतिहास है उसको हम किस किस तरीके से जान सकते हैं, यानी उसको जानने के कौन कौन से हमारे पास सोर्सेज हैं। तो सबसे पहला है पुरातात्विक स्रोत, सेकंड नंबर पर साहित्यिक स्रोत, थर्ड विदेशी यात्रियों के विवरण। अब इनके डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। पुरातात्विक स्रोत हमारे क्या क्या होते हैं। प्राचीन काल में अनेक शासकों ने दुर्ग, भवन, मंदिर, शिलालेखों का निर्माण कराया। ये ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन अभिलेखों से हमें बिना किसी कठिनाई के तिथियों को निश्चित करने तथा भारत के इतिहास को एक रूपता मिलने में सहायता मिलती है। प्राचीन शिलालेखों, स्तंभों, ताम्रपत्र, सिक्कों आदि पर जिन तिथियों और शासकों के नाम अंकित हैं, उनका ज्ञान मिलता है। यानी जो सिक्के हैं, स्तंभ हैं, ताम्रपत्र जो हमें मिले हैं, उन पे जो भी तिथियां लिखी गई हैं, उनसे उस टाइम के जो शासक हैं उनका ज्ञान हमें मिलता है। पुरातत्व संबंधी सामग्री प्राचीन इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं हमारे पुरातात्विक स्रोत कौन से होते हैं। तो सबसे पहला आता है इसमें अभिलेख। अशोक के अभिलेखों से हमें उसके राज्य विस्तार व शासन प्रबंध का ज्ञान प्राप्त होता है। तो अभिलेख में है अशोक के अभिलेख। अशोक के 14 शिलालेख, 2 लघु शिलालेख तथा एक गुहा लेख, यानी गुफा में जो लेख लिखा गया, प्रसिद्ध हैं। ये जो अशोक के अभिलेख है ये सबसे प्राचीन अभिलेख है। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। किसमें? कौन सी लिपि में? ब्राह्मी, जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। कुछ अभिलेख अशोक के खरोष्टी लिपि में भी है। जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि द्वारा ही भारत की हिंदी, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषाओं की लिपि का विकास हुआ है। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले। एक कहाँ मिला? मेरठ में, जो यूपी में है, और दूसरा हरियाणा के टोपरा में। फिरोज शाह तुगलक ने इन्हें दिल्ली मंगवाया और राज्य के पंडितों से इसे पढ़वाने का प्रयास किया, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका। 18वीं सदी में जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो अंग्रेजों ने इसे पढ़वाने की कोशिश की। तब ये पहली बार 1837 में जेम्स प्रिंसेप, इसको पढ़ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, जेम्स प्रिंसेप, ये अंग्रेज हैं, इन्होंने इसको पढ़ा। ये वो अभिलेख है जो सबसे पुराना है अशोक के अभिलेख जिन्हें पढ़ा जा सका है। लेकिन इससे भी पहले के अभिलेख हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिले हैं, जो 2500 ईसा पूर्व के हैं, परंतु इन्हें पढ़ा नहीं जा सका। इसीलिए जो पढ़े हुए हैं वो सबसे पुराने हम अशोक के अभिलेख ही मानते हैं। तो अभिलेखों के भी कई प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहला है वो अभिलेख जो अधिकारियों और जनता के लिए जारी किए गए, जिनमें प्रशासनिक, धार्मिक, सामाजिक सूचियों को शामिल किया गया, जिसमें अशोक के अभिलेख, भूमि अनुदान पत्र प्रमुख हैं। दूसरे नंबर पर है अनुष्ठानिक अभिलेख, जिन्हें बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव आदि संप्रदायों के अनुयायियों ने भक्ति भाव से स्तंभों, प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण कराया, यानी उन पे लिखवाया। अब तीसरी कोटि में है प्रशस्तियां, जो राजाओं और विजेताओं के गुणों की कीर्तियों का बखान करती हैं।
इनमें राजाओं की पराजयों का कोई वर्णन नहीं है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, राजा भोज की ग्वालियर प्रशस्ति, कलिंग राजा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। ये कुछ प्रमुख हैं जो प्रशस्तियों के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा देख लेते हैं सिक्के। अनेक सिक्के धरातल पर मिले, परंतु अधिकांश जमीन खोदकर निकाले गए। उस समय कागज की मुद्रा प्रचलित नहीं थी, धातु मुद्रा सिक्का ही चलते थे। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे के बने हुए होते थे। पकाई गई मिट्टी के सिक्कों के सांचे बड़ी संख्या में मिले हैं, यानी मिट्टी के जो सांचे हैं वो मिले हैं। इससे पता चलता है कि सिक्के मिट्टी के भी यूज होते थे। प्राचीन काल में बैंकिंग प्रणाली नहीं थी, इसीलिए लोग अपना पैसा मिट्टी और कांसे के बर्तनों में बड़ी हिफाजत से जमा करते थे। ऐसी अनेक निधियां कई स्थानों से मिली। भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर अनेक प्रकार के चिन्ह उत्कीर्ण हैं, किसी प्रकार का लेख नहीं है। ऐसे सिक्के आहत सिक्के यानी पंच मार्क्ड सिक्के कहलाते थे, जिनपे कोई चिन्ह होता था और उसे उस पर एक तरह से पंच कर दिया जाता था, उनको बोलते थे हम पंच मार्क्ड सिक्के। व्यापारियों और व्यापारिक संघों ने भी अपने कुछ सिक्के चलाए। इससे हमें पता चलता है कि व्यापार कितना उन्नत अवस्था में था। सिक्कों के सहारे बड़ी मात्रा में लेन देन संभव हुआ और व्यापार को बढ़ावा मिला। सबसे अधिक सिक्के मौर्योत्तर काल यानी मौर्य काल के बाद के मिले हैं। गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी किए। इससे पता चलता है कि व्यापार वाणिज्य मौर्योत्तर काल में और गुप्त काल में खूब फला फूला। इसके विपरीत गुप्तोत्तर काल यानी गुप्त काल के जो बाद का समय है उसमें सिक्के कम मिले, जिससे प्रकट होता है कि उन दिनों व्यापार वाणिज्य शिथिल हो गया था, यानी कुछ कम हो गया था। इन सिक्कों पर प्रतीक चिन्ह, कुछ देवताओं के चित्र भी मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उस समय कला व धर्म किस तरह का था। अब देखते हैं स्मारक और भवन निर्माण। देखिए, प्राचीन काल के मंदिर और महल जो हैं उनको देखकर हमें उस समय की शैली और वास्तुकला के बारे में पता चलेगा। जैसे उत्तर भारत के मंदिरों की शैली नागर शैली कहलाती थी और दक्षिण भारत में जो मंदिर बने उनकी शैली द्रविड़ शैली है। नागर शैली और द्रविड़ शैली, इन दोनों के मिश्रण से जो शैली बनी उसको बेसर शैली कहा जाता है। इसके प्रमाण भी हमें मिले हैं। अब नेक्स्ट आता है मूर्तियां। प्राचीन काल में कुषाण वंश, गुप्त शासकों और गुप्त काल के जो बाद का समय है उस समय जो मूर्तियां बनाई गई उनसे हमें जन साधारण की धार्मिक अवस्थाओं का पता चलता है। कुषाण काल की जो मूर्तियां हैं उसमें विदेशी प्रभाव ज्यादा है। गुप्त काल की मूर्तियों में अंतरात्मा व मुख आकृति में जो सामंजस्य है वह अन्य किसी काल की मूर्तियों में नहीं देखने को मिलता। अब बात करते हैं चित्रकला की। चित्रकला की जो उन्नत अवस्था है वो हमें गुप्त काल में देखने को मिलती है। तो ये हमारे हो गए पुरातात्विक स्रोत, अभिलेख, सिक्के, स्मारक और भवन, मूर्तियां, चित्रकला। और कुछ अवशेष भी हैं जो हमें उत्खनन में मिले हैं, जैसे पत्थर की हड्डियों के औजार, मिट्टी के बर्तन, किस प्रकार मानव जीवन का विकास हुआ, वो पशुपालन, शिकार, खेती कैसे करता था, खेती करने के उपरांत जनसंख्या में वृद्धि हुई और नगरों का जन्म हुआ। अब बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की।
साहित्यिक स्रोत हमारा दो भागों में बटा है, धार्मिक साहित्य और एक धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं वैदिक साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। धर्मेतर साहित्य के अंदर आएंगे स्मृतियां, पुराण, ऐतिहासिक ग्रंथ। अब देखते हैं हमारा धार्मिक साहित्य को। प्राचीन भारत के लोगों को लिपि का ज्ञान 2500 बीसी में भी था। हमें जो पांडुलिपियां मिली हैं वो ईसा की 4वीं सदी के पहले की नहीं है। 4वीं सदी में हमको पांडुलिपियां मिली हैं। अब पांडुलिपियां क्या होती हैं? पांडुलिपियां होती हैं किसी भी लिपि को पढ़ने के लिए जिस लिपि को हम यूज करते हैं, जिस लिपि की हेल्प लेते हैं, उनको पांडुलिपियां बोलते हैं। उस टाइम ये इसलिए उपलब्ध हुई क्योंकि उस टाइम पे मुद्रण कला का विकास हुआ है, इसीलिए ये पांडुलिपियां मूल्यवान समझी जाती हैं। अधिकांश प्राचीन ग्रंथ धार्मिक विषयों पर हैं। हिंदू के धार्मिक साहित्य में वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि हैं। ऋग्वेद को 1500 से 1000 बीसी के लगभग इसकी रचना हम मान सकते हैं। अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों को 1000 से 500 बीसी के लगभग माना जाता है। मतलब पहले ऋग्वेद की रचना हुई, फिर इन सब ग्रंथों की रचना हुई। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति है, लेकिन बाद के वैदिक साहित्य में स्तुतियों के साथ साथ कर्मकांड, जादू टोना और पौराणिक आख्यान भी आ गए। वेदों को समझने के लिए वेदों के अंगों को समझना जरूरी है। तो वेदों के अंग हैं शिक्षा, जिसमें उच्चारण विधि का ज्ञान मिलता है, कल्प, जिसमें कुछ कर्मकांड हैं, व्याकरण, जो पाणिनि की लिखी हुई है, 400 बीसी में ये लिखी गई, निरुक्त, इसमें भाषा विज्ञान है, छंद और ज्योतिष। ये कुछ वेदों के अंग हैं। वेदों को समझने के लिए इन्हें हमें पहले समझना होगा। अब बात करते हैं जैन साहित्य की। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई। गुजरात के वल्लभी में 600 एडी में इन्हें संकलित किया गया। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म साहित्य की। बौद्ध धर्म साहित्य की रचना पाली भाषा में हुई। यह मगध में बोली जाती थी। इन ग्रंथों में हमें न केवल बुद्ध के जीवन के बारे में बल्कि उनके समय के मगध, उत्तर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई शासकों के बारे में भी जानकारी मिलती है। ऐसा विश्वास था कि गौतम के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध 550 जन्म ले चुके थे। ये कथाएं जातक कथाएं कहलाती हैं। बौद्ध साहित्य में मुख्य रूप से 3 त्रिपिटक ग्रंथ मिलते हैं। ये 3 त्रिपिटक ग्रंथ हैं सूत पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। विनय पिटक में बौद्ध संगठन के नियम हैं। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं तथा अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का विवेचन है। अब बात करते हैं धर्मेतर साहित्य की, यानी लौकिक साहित्य। विधि ग्रंथों को इसी कोटि में रखा जा सकता है। इन ग्रंथों में धर्म सूत्र, स्मृतियां, टीकाएं आती हैं। इन तीनों को मिलाकर धर्मशास्त्र कहा जाता है। यानी कि इन तीनों को धर्मसूत्र, स्मृतियां और टीकाएं, इनको मिलाकर हम धर्मशास्त्र बोलते हैं। इनमें वर्णों, राजाओं के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। साथ में संपत्ति अर्जन, उत्तराधिकारी के नियम, विवाह के विधान भी दिए गए हैं। दंड विधान भी इन्हीं में है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण एक विधि ग्रंथ है जो कि 15 खंडों में विभक्त है। अब बात करते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण की। तो देखिए, प्राचीन काल में अनेक विदेशी यात्री और विद्वान भारत में आए और अपनी यात्रा संबंधी विवरण को उन्होंने लिखा। इन्हीं यात्रा विवरणों से हमें तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। विदेशी यात्री थे, ये आए थे ईरान से भी, यूनान से,
चीनी यात्री भी आए और तिब्बती भी थे। सिकंदर की जानकारी के लिए हमें यूनानी विवरण पर आश्रित रहना पड़ता है। चंद्रगुप्त के दरबार में दूत बनकर आए मेगास्थनीज की इंडिका से मौर्य साम्राज्य के अनेक पहलुओं की जानकारी हमें मिलती है। चीन से देखिए ह्वेनसांग और फाहियान आए थे। ह्वेनसांग थे हर्ष के काल के और फाहियान आए थे गुप्त काल में। तो इन्हीं सब से हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। यही सब हैं जो भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत हमें मिलते हैं।